वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात में जिस तरीके से स्थानिक निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आज आ रहे हैं। जिला पंचायत की बात करें, हम तहसील पंचायत की बात करें या बात करें हम नगर निगम की, भाजपा आगे ही चल रही है। तो अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व अधिक सचिव अनिल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा आप में से मनीष गढ़वी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का सबसे पहले स्वागत है। अनिल जी, क्या लगता है कि भाजपा के प्रति शायद लोगों की नाराजगी देखने को नहीं मिलती? मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़े, या फिर जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था किसान आंदोलन का, या और भी कई मुद्दे उठे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बोलते हैं उस तरीके का माहौल दिखता नहीं है, क्योंकि लोग तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही अपनी मतलब जो मत है उसको डाइवर्ट करते हैं। पहले तो मैं केटीवी को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मुझे मेरी सोच रखने के लिए मौका दिया। और जलपा जी, आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं, इसलिए कि आप निष्पक्ष निष्कर्ष लोगों के सामने रख रही है। और रही चुनाव की बात, चुनाव में तो कुछ चुनाव हुआ ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा, क्योंकि पहले से ही तय था सब कुछ। ऐसा कुछ जो नतीजे आ रहे हैं उसके आधार से ऐसा लग रहा है कि कोई चुनाव जैसा कुछ माहौल रहा नहीं, चुनाव में कोई कंपटीशन रही नहीं, क्योंकि कोई विरोध पक्ष जैसा कुछ था ही नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो भी नतीजा आ रहा है उसमें एक ही तरफी पूरा नतीजा आ रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी चुने गए हैं उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन अभी की जो बात है कि चुनाव के बाद जो भी चुन के आए लोग, उसको अभी कैसे काम करना है और लोगों को कैसे न्याय देना है, वही इम्पोर्टेंस हो रहा है। मैं अब्राहम लिंकन की एक बात रख के उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट चुने गए तब उसके पिताजी एक जूते सिलने की काम करते थे, जूता सीते थे। जब पहली बार अब्राहम लिंकन वो सेनेट में गए और उसको जब पहला भाषण उसको देना था, तब भाषण देने के लिए जब आगे आए तब दूसरे सेनेट उसके सामने बोलने लगे और जोर से चिल्लाने लगे कि आपको पता है कि आपके पिताजी हमारे जूता सिया करते थे। तो अब्राहम लिंकन ने पूरे ईमानदारी से, पूरे निष्ठा से और एक अच्छे इंसान के हिसाब से चुने हुए उसको प्रेसिडेंट था, उसका उसने कोई बताया नहीं। सिर्फ जो ज़मीनी जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं क्या है, वैसे उसने बताया कि मुझे पता है कि आप मेरे पिताजी जूता सीते हैं, मैं भी जूता सीने का काम जानता हूं। और दूसरा, आपका सिर्फ जूता नहीं सीते थे, लेकिन यहाँ सेनेट में जितने कोई महानुभाव बैठे हैं उसके काफ़ी लोगों का उसने जूता सिया है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जूता सीते थे तो समर्पित होकर सीते थे, मतलब कि जो भी कुछ काम करते थे वो अच्छी निष्ठा से करते थे। और उसकी निष्ठा की वजह से आज किसी को भी शिकायत नहीं है कि उसके जूता किसी को अड़चन रूप हुए। तो वही वो बात बताना चाहते थे कि जो भी कुछ काम करो वो निष्ठा से करो, प्रामाणिकता से करो। तो जो भी अभी लोगों को जो सत्ता मिली है, जो चुन के आए हैं, उसको भी वही याद करना चाहिए कि वो लोग निष्ठा से काम करें। दूसरी एक बात का सीख मिली उसमें कि डिग्निटी ऑफ लेबर, जो श्रम का महत्व है, वो उसने समझाया उस बात में। और इतिहास का सबसे अच्छा उसका भाषण माना जाता है। और अमेरिका में यही है श्रम का इम्पोर्टेंस। हमारे यहाँ श्रम का इम्पोर्टेंस नहीं है, जो चुने गए वो पद का इम्पोर्टेंस लगा के वो काम करते हैं। तो उसको वही मैसेज देना चाहता हूँ अब्राहम लिंकन की बात कह के कि श्रम का इम्पोर्टेंस जहाँ तक वो नहीं समझेंगे वहाँ तक डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो गांव का विकास करना है। अगर गांव में कुछ लोग चुन के आए हैं तो उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने गांव में श्रम का इम्पोर्टेंस वहाँ के लोगों को समझाए और अपना जो चुन के आए हैं वो पद का इस्तेमाल करें। जहाँ तक चुन के आए हैं वो लोग अपना पद का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे,
तो मैं मानता हूं कि वो काम करने में सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात की अनिल जी आपने कि जितना इतना महत्व नहीं देता, लेकिन वो महत्व देता है कि जब लोगों ने आप पे भरोसा किया है तो आप वो भरोसे पर खरे कैसे उतरते हैं। हमारे साथ आपसे मनीष गढ़वी भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है, पहले जब आम आदमी पार्टी मैदान में आई थी, पहले गुजरात का माहौल ऐसा था कि दो ही पार्टी थी, एक भाजपा और एक कांग्रेस। आसान नहीं था कि किसी तीसरे मोर्चे का आना और इस तरीके से सीटों का जीतना। आपको भी अभी हमने देखा कि कई जगहों पर बेनिफिट मिला है, और नौबत तो कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां तक आ गई है कि जो कांग्रेस के अमित चावड़ा है उनके भी इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। आपका क्या कहना है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर गुजरात में कितनी कामयाब रहेगी? सबसे पहले मैं आपका आभारी हूं, के न्यूज़ का आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे बुलाया। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूं कि बार बार हम ये बोलते हैं कि गुजरात के अंदर दो पार्टियां थी, अब ये तीसरी पार्टी आई है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि गुजरात में अभी भी दो ही पार्टी है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है। आज आप देखो कि लोगों ने चुनकर जिन लोगों को कांग्रेस में बिठाया था वो भाजपा में चले जाते हैं। मेरे हिसाब से तो आप सोचिए कि अगर कोई एमएलए बन गया कांग्रेस में से, तो उसका मतलब कि वो अभी कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा भाजपा में। तो लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं था। आज आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा विकल्प प्रोवाइड किया है, और अभी आप चुनाव के नतीजे देखिए तो सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात में भी कई जगहों पर आम आदमी पार्टी ने अपना एक इम्पैक्ट बनाया है। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, जो दिल्ली में काम करके श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया है, तो आम आदमी पार्टी का यही संकल्प रहेगा कि अगर कहीं भी कोई भी एक भी हमारा प्रतिनिधि है तो हमेशा लोगों के मुद्दे उठाएगा। जो भी सरकार है, जो भी सत्ता में बैठे हैं, उनसे प्रश्न या सवाल करेगा, या लोगों के जो भी प्रश्न है उसके लिए आगे आएगा। तो ये आम आदमी पार्टी का एक संकल्प है जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि शासन में जो पक्ष बैठा है, सामने उतना ही जरूरी विपक्ष भी होता है, क्योंकि आखिरकार मुद्दा और सवाल जनता के ही उठने चाहिए। मैं आपके पास आना चाहूंगी राजू जी, आपका क्या कहना है कि अब तो आम आदमी पार्टी भी आई है, और जैसे कि लोगों ने काफी उनको जगह पर सराहा भी है, उनको सीटें भी मिली है। अगर दूसरी बात करें, जैसे कि हम मोडासा कर ले लेके AIMIM, वो भी नई पार्टी है, उनको भी 11 में से 9 सीटें मिल गई है। आपका क्या कहना है वहां? भाजपा तो इतनी पुरानी पार्टी है, जैसे कांग्रेस तो टूटी रही है, कांग्रेस का को जो नुकसान हो रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो वोट नई पार्टी की ओर चले गए, वो इतनी पुरानी पार्टी भाजपा के प्रति क्यों नहीं आकर्षित हुए? देखिए मैडम, हर एक पार्टी के कमिटेड वोट होते हैं। जैसे कि कांग्रेस के जो कमिटेड वोट थे वो आप में कन्वर्ट हुए हैं। अभी उनको सब लोगों ने स्वीकृत नहीं किया है, लेकिन जो कांग्रेस को अभी कोई जगह पे पार्टी वोट नहीं मिला है, तो उसका मतलब यही है कि आप में उनके जो वोटर्स थे वो कन्वर्ट हो गए। और गुजरात के अंदर दो ही पक्ष का राजकारण था, और आगे भी वही रहेगा। आप आया है तो वो कांग्रेस का मिनी वर्जन है। आप ऐसा बोल रहे हो कि आप आया है वो कांग्रेस का मिनी वर्जन है। थोड़ी देर पहले मनीष जी बोल रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस तो एक ही है, अब जाके लोगों को विपक्ष मिलने वाला है। लेकिन मेरा मानना यह है कि शासन में चलो भाजपा है, लेकिन विपक्ष में जो भी पार्टी हो, लेकिन जनता के मुद्दों का क्या? हम देखते हैं कि चुनाव के समय पर बोला जाता है कि अच्छी सड़क देंगे, आपको पानी मिलेगा, सिर्फ बातें होती है, लेकिन चुनाव के बाद कहीं भी वो प्रत्याशी कभी नजर ही नहीं आते। ये बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी है और जितने लोगों का जो ये विजय हुआ है, हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच रहने वाले कार्यकर्ता है। और जो हमारा नेतृत्व है, जैसे कि विजय भाई रूपाणी, नितिन भाई का जो नेतृत्व है, उन्होंने कई लोक उपयोगी कार्य किया है, और छोटे से छोटे आदमी के हित का ख्याल रखा है। हम लोग उनके बीच में रहते हैं, उनका प्रश्नों का जो भी समाधान निकलता है वो करते हैं। गुजरात सरकार ने कई सारी योजनाएं निकाली है, जिससे खेडूत है, आम आदमी है, वो सबको बेनिफिट होता है, और उसका यही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। जी किशोर जी, आपका क्या कहना है? यहाँ पर भाजपा की तरफ से ये पॉइंट रखा गया है कि काफी सारी योजनाएं हम लाए हैं, आपको क्या लगता है कितनी असरदायक रही है?
नहीं नहीं जलपा जी, ये तो हास्यास्पद बाबत इसलिए है कि 15 बरस से, जब से 2014 में नरेंद्र दामोदर मोदी ने जो संकल्प पत्र और जो वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा आज मुझे नहीं लगता कि पब्लिक के फेवर में संपूर्णतः अमल में आया हो। पहले तो उसने जब 40-50 रुपये डीजल और पेट्रोल था तब हंगामा मचा दिया था, हम गरीबी डाल देंगे, हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, हम व्यापार को उत्तेजन, छोटे छोटे व्यापारी है उसको उत्तेजन देंगे। ये सब के सब मुद्दे आप देखो संकल्प पत्र का, तो एक भी पूरा तो होने की बात एक बाजू है, लेकिन काला बाजार के नाम से आपने बोला था कि हम स्विस बैंक से इतना लाएंगे, वो सब खत्म हो गया। वो 1 रुपया काला नहीं है और ज़्यादा काले पर हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अगर ये नई एक पैटर्न जलपा जी हो गई है राजकारण में कि काम करो तो आपकी कीमत है, वैल्यू ऐसा नहीं है। आप चोर है, आपके पास बलात्कार का, खून का या लड़की के छेड़ने का जितना आरोप ज़्यादा है उतना आपको टिकट मिलने में, चुटाने में ज़्यादा आपको लायकत होंगे। ऐसे आदमी को आप टिकट दे देंगे। अभी ये मानो कि ये भाजपा वाले बोलते हैं कि हमारे तो पूरे इंडिया में 10 करोड़ सभ्य है मिस कॉल में, अगर आप देखो तो मैं बोलूँ 10 करोड़ नहीं 5 करोड़। मैं बोलता हूँ 2 करोड़ में से एक भी ऐसे आदमी नहीं मिला कि जिसके ऊपर 106 केस ना हो, जिसके ऊपर विविध जेल में ना गया हो, उसे आप गुजरात का प्रमुख बना सके या तो देश का प्रमुख बना। ये पूरी नैतिकता का खात्मा तो 2014 से ही हो गया है। अब उसमें कोई पार्टी ऐसा नहीं है। जी, आपने लीडरशिप की बात कही है, चलो भाजपा के आप CR पाटिल पर निशाना ताक रहे हो, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो अब जाके अमित चावड़ा के इस्तीफे की मतलब खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस में कुछ बदलाव आएगा तो कांग्रेस उभर पाएगी? अच्छा जलपा जी, ये तो मानो ये कांग्रेस को तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि अहमद पटेल और नरेंद्र दामोदर मोदी की मिली भगत थी, इसलिए गुजरात में कभी कांग्रेस आगे आने वाली ही नहीं थी। अब मानो कि अहमद जी नहीं रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे के पूरी सर्जरी ये आप अमित चावड़ा नहीं, ये अर्जुन मोढवाडिया, फिर ये सिद्धार्थ पटेल, ऐसे 5 जो लोग कांग्रेस में है, जो मेरे ख्याल से मैं तो ऐसा बोलूँगा कि वो शायद मोदी के पेरोल पे भी होंगे, क्योंकि ये मोदी का स्टाइल है कि जहाँ वो इलेक्शन नहीं जीत सकता वहाँ मैनेजमेंट की वजह से वो कुछ न कुछ उसका काम कर। अभी देखो खुद भाजपा वाले कई बार मैंने सुना आक्षेप करते हैं कि भाजपा के सनिष्ठ कार्यकर्ता राजीव भाई है या हिमल व्यास है, इसको कुछ देने के बजाय कांग्रेस का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मोदी जानते हैं कि जहाँ हम नहीं इलेक्शन जीत सकते वहाँ इसको ले आओ। आप 40% मिनिस्टर और कांग्रेस का है, तो ये तो अभी उस समय ऐसा बोलते थे भाजपा वाले कि कांग्रेस का कचरा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कमलम आप कचरा टोपली बन गई कचरा रखने की। तो ये क्या है, सिद्धांत निष्ठा जैसा तो कुछ रहा ही नहीं। और दूसरी बात तो ये है कि अभी ये मैं थोड़ा एक बीच में आप वाले बोले उसका भी मैं बोलूँ कि आप वाले बोलते थे कि हम तो इधर अलग पार्टी के ऊपर है। मुझे बराबर याद है कि लोकसभा की इलेक्शन थी तब ये केजरीवाल साहब और कांग्रेस के बीच कहीं मीटिंगें हुई थी कि हम दोनों साथ में मिलकर लड़े तो ये नरेंद्र दामोदर मोदी की पार्टी को अलग रख दें। तो ऐसा है तो ये भी नहीं है आप वाले का कभी कांग्रेस या भाजपा के साथ नहीं। अब जब पहले बराबर मुझे याद है गुजरात में जब 10 बरस पहले या 5 बरस पहले ये आपका जब आया तब मेरे ख्याल से सुखदेव भाई पटेल थे उसके कोई आगेवान चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो बोलते हैं, उसकी मिसेस गुजरात में से ग्रांट लेती थी उस समय, तो वो क्या लड़ पाएंगे, ये भी एक है। और मानो कि नेशनल लेवल पर जब बात होगी तो ये आप कभी न कभी कोई कांग्रेस वाला के साथ बैठ जाएंगे या कोई दूसरी पार्टी के साथ बैठ जाएंगे, ये तो चलता रहता है। सबसे खतरनाक बाबत तो ये भाजपा वाले कर रहे हैं कि जो ओवैसी है उसका इतिहास आप 1927 से वो पार्टी हैदराबाद में है, उसका इतिहास इतना डेंजरस है कि आप ये कांग्रेस को निकाल लिए बकरू करता ऊँट पैसा जैसा। अभी इसके भी खतरनाक एक बात और बता दूँ कि अभी लास्ट वीक ये जो RSS के भागवत जी है उसने क्या बोला जलपा जी कि फिर से अखंड भारत बना दो। अब अखंड भारत का मतलब ये हुआ कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों को भारत में ला दो। अभी उसका स्टेटमेंट है एक लास्ट वीक का ही, तो उसके पर तो बड़ी अभी नेशनल लेवल पर तो वो हंगामा इसलिए हो गया है कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मानो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के में 20 करोड़ लगभग मुस्लिम है
और बांग्लादेश में 20 करोड़ मुस्लिम है और भारत में 20 करोड़ मुस्लिम है, तो 60 करोड़ मुस्लिम और 80 करोड़ हिंदू, ये कैसे चलेगा अखंड भारत की आप बात कर रहे हैं? तो कितने, या तो अनलॉजिकल है या तो कोई इलेक्शन के लिए ऐसा बुमरंग चढ़ा। लेकिन इससे डेंजरस बात ये हो रही है कि मानो कि आप अखंड भारत की आप पॉलिसी के आगे बढ़ाते हैं तो 60 करोड़ मुस्लिम और 80 करोड़ हिंदू, ये कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन या कैसे हो सकेगा? ये लोग पागल, मुझे पता नहीं लगता कि कैसे कैसे स्टेटमेंट देते रहे। राजनीति में यही है कि कई बार कुछ बेवजूद की बातें भी कही जाती है। मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि किशोर जी ने बताया कि पहले कांग्रेस और आप साथ में मिलकर लड़ेंगे, ऐसी भी बातें सामने आई थी। अब क्या गुजरात में ऐसा हो सकता है कि मतलब जो शासन पक्ष की बात करें यानी कि भाजपा एक तरफा है और बाकी जो पार्टी है वो शायद सारी एकजुट हो जाए? जी, मैं इसके बारे में तो अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ हमारी पार्टी ने कभी भी सोची नहीं है। और दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी को बिलीव करती है, और आम आदमी पार्टी जो आइडियोलॉजी है, जैसे रिवॉल्यूशन से खड़ी हुई पार्टी है और लोगों के मुद्दों और लोगों के सही मुद्दों को उठाया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी जो आइडियोलॉजी को बिलीव करता है या आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी उसको स्वीकारेगी। लेकिन आइडियोलॉजी के खिलाफ जाके सिर्फ सत्ता चाहने के लिए, सत्ता लेने के लिए ऐसा कोई गठबंधन, ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारी चॉइस है वो सत्ता नहीं है, हमारी चॉइस है लोगों के लिए काम करना। अगर सत्ता मिलती है तो हमें पावर्स मिलेंगे। पावर्स वैसे भी कोई भी डेमोक्रेसी होती है तो पावर्स क्यों होते हैं? लोगों को जो भी चाहिए, लोगों के लिए जो काम करना है उसके लिए पावर्स मिलते हैं। और यही आइडियोलॉजी में आम आदमी पार्टी बिलीव रखती है और यही आम आदमी पार्टी फ्यूचर में भी यही काम करेगी। नहीं, जलपा जी आपने बात कहा कि पावर भी बहुत और पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको जनता के कोई प्रश्न है उसको हल करना है तो वही मैं बता रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि भाजपा है, अगर उसके सामने जो कोई तीन पार्टी भी है अगर वो मिल जाए तो उनके पास पावर पोजीशन तो आ ही जानी है। देखो, फिर मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि सत्ता लेना अलग बात है, सत्ता किस वजह से चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सत्ता इसलिए चाहिए कि हमें सिर्फ पद चाहिए या हमें सिर्फ गाड़ियों में घूमना है, ये चीज नहीं चाहिए। सत्ता अगर लोगों के लिए कुछ करना है तो अगर सत्ता मिलती है तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि गठबंधन बना के किसी के साथ अपनी सत्ता लेने के लिए गठबंधन बना लेंगे। नहीं, है तो हुआ था वो तो पूरे गठबंधन ही बनाया अभी तक। नहीं, अभी तक नहीं, अभी सत्ता आई तो ही सेवा करेंगे, इनका जो वाक्य है वो आप देखिए। मैं अपने साथी मित्र को बताना चाहता हूं, करेंगे यानी कि सत्ता नहीं आएगी तो वो लोग सेवा नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि सत्ता मिलती है तो ज्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा। अगर सत्ता नहीं भी है तो लोगों के मुद्दे तो हम उठाते ही रहेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अभी आम आदमी पार्टी की जो सोच है उसके हिसाब से मैं दो चीजें देखता हूं, एक सकारात्मक बात होती है, एक विरोधात्मक बात होती है। सकारात्मक यानी कि लोगों को जागरूक करना, उनकी सुविधाओं के लिए उनको वाकिफ करना। अभी जैसे सरकार कई योजना चला रही है लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई योजना है। जैसे राइट टू एजुकेशन है, तो राइट टू एजुकेशन में आज कई लोगों को पता नहीं है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, तो आम आदमी पार्टी वो भी काम करेगी। लेकिन अगर कहीं पे सरकार कुछ गलत करती है, भ्रष्टाचार करती है, तो उसके सामने कड़ी मजबूताई से खड़ी रहेगी। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारा एक एक प्रत्याशी, एक एक जो कार्यकर्ता है वो विरोध पक्ष की भूमिका में भी खड़ा रहेगा अभी भी। चुनाव के बाद जो लोगों में ऐसा लगता है कि चुनाव होने के बाद जो भी प्रतिनिधि चुन के गए, विरोध पक्ष में गए, वो विरोध करेगा और सत्ता में रहेगा वो काम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चुन के गए उसके बाद सरकार की जो भी कोई योजना है, योजना को कैसे अच्छी तरह लोगों को पहुंचाने में वो लोग मदद करे, वही उसका ध्येय होना चाहिए। ये तो क्या होता है कि सरकार की अच्छी योजना हो या बुरी योजना हो, विरोध पक्ष है सिर्फ विरोध करना जानते हैं, विरोध भी अच्छी तरह कर नहीं पाते क्योंकि उसको योजना के बारे में कुछ पता ही नहीं। मतलब जो भी चुने लोग हैं उसको योजना का अभ्यास करना चाहिए, योजना को कैसे अच्छी तरह लोगों के पास पहुंचाना चाहिए, कैसे पहुंचा सक। अगर कोई उसमें लूफर्स है तो उसको निकालने के लिए उसको विरोध करना चाहिए, नहीं कि वो अच्छी योजना है फिर भी विरोध पक्ष में है तो विरोध करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात की। ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है कि शासन पक्ष और जो विरोध पक्ष है उनका काम है कि जनता की सेवा करना। तो विरोध मतलब विपक्ष भी है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये योजना भाजपा लाई है
इसका इसलिए हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों को उकसाओ। कई बार कुछ अच्छी बातें भी होती है, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, इसमें जलपा जी एक मेन बात ये है कि अनिल भाई आइडियोलॉजी राम राज्य की तरह बात कर रहे हैं, वो अलग बात है। अभी महाभारत की स्टाइल से ये चल रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आज मानो कि अहमदाबाद में 9,000 करोड़ का बजट था, ये तो हर एक कॉरपोरेटर के पास 400 करोड़ रुपये पर ईयर आते थे, कुछ भी काम नहीं हुआ, फिर भी क्यों इलेक्शन हुआ? अभी एक मैं पहले ही बोला हूँ कि ये एक नया ट्रेंड राजकारण में आया है कि भाई मोदी के नाम से मत मिलने वाला है। मैं काम करूँ या ना करूँ, मैं भ्रष्टाचार करूँ या ना करूँ, मैं गुंडागिरी करूँ या कुछ भी करूँ, मुझे मोदी के नाम से मत मिलने वाला है, तो मैं क्यों इतना सीरियस हो जाऊंगा? राजू जी, आपका क्या ये कहना? बता रहे हैं कि अहमदाबाद में कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, कुछ काम ऐसा नहीं बोला। हम लोग या 20 या 25 साल के पहले जो नदी क्रॉस करते थे तो बीच में कुछ पानी नहीं था और गोल्डन सर्कस और ये जो सभी तरह के सर्कस लगे रहते थे। आज रिवर फ्रंट और दुनिया का सबसे बड़ा नजराना बन गया है। ये जो डेवलपमेंट हुआ है, रोड रास्ता और सब ये ओवरब्रिज बने हुए, ये काम नहीं हुआ तो क्या हुआ है? और किशोर जी की एक बात मैं खंडित करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक एजेंडा रहा है कि 370 की कलम हटाओ। यहाँ बैठे सभी लोगों को यही था मन में, आपके मन में भी यही होगा कि ये बंधारण में लिखी कलम है, कभी हटी जा ही नहीं सकती। तो नरेंद्र भाई मोदी ने पहले ही आके 370 की कलम हटाई, सीए एनआरसी लागू किया। वो उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक विजय है भारतीय जनता पार्टी का। किशोर जी ने बोला कि नरेंद्र भाई मोदी ने कुछ काम ही नहीं किया। तो अभी चाइना के आंख में आंख मिला के बात करने की हिम्मत आई। भारत को जो वर्ल्ड लेवल पे जो मिल रहा है अभी मान सम्मान, वो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी की वजह से मिल रहा है। कि कमल, ये जो बात की आपने, ठीक है कि कमल ने यानी कि भाजपा ने बहुत काम किया है, जैसे कि कलम 370 को हटानी थी, चलो मानते हैं, बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने सराहा। आपने शायद भूल गए आप पॉइंट, लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ, आप शायद राम मंदिर पे भी आ जाते, यानी राम मंदिर भी बिना बना, जय श्री राम, ठीक है। फिर आप लाए चाइना। अरे भाई, पहले भी आप चाइना दिखा रहे हो, अभी बात चल रही है नगर निगम के चुनाव की, बात चल रही है तालुका पंचायत। मैंने क्या बताया कि नरेंद्र भाई मोदी ने कुछ काम नहीं किया। नहीं, मैंने ऐसा बोला, लेकिन बात ये हो रही है कि आम जनता के जो दूसरे भी प्रश्न हैं उनका क्या? मैं जलपा जी ऐसा बोला था कि 2014 में जितना नरेंद्र दामोदर मोदी ने संकल्प पत्र में ये मोंगवारी घटाने का, फॉरेन के विद्यार्थी को लाने का, गरीबी हटाने का, अभी गरीबी हटाने की बात एक बाजू रहेगी। ये लोकल पॉइंट है, ये जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, देखो अनिल जी कुछ बोलना चाहते हैं। अहमदाबाद में एक रोड भी अच्छा नहीं है। ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये योजना की बात है। जो योजना है लोगों तक कैसे पहुंचाना है वही सोचना है अभी। क्योंकि मान लो आपने गांव में क्या जरूरत है वो कभी सोचा भी नहीं और बोल दिया हम गांव में ये रख देंगे, ये वो कर देंगे, लेकिन लोगों को क्या जरूरत है वो कभी सोचा है? जो अभी पार्टी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि योजना बना दी, वो दे दो, ऐसा नहीं है, वो बांटने का नहीं है। लोगों को क्या जरूरत है, जो भी चुने हुए लोग हैं उसको गांव में जाके अपने गांव में लोगों को क्या जरूरत है वो सोचना चाहिए, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। वो तो क्या हो गया कि ऑफिस में बैठ के भाई ये इतना कर दो, इतना वहां लगा दो, ये इतना यहाँ लगा दो, लेकिन लोगों को जरूरत नहीं है। वहां लोगों को खाने की जरूरत है और वहां आप बोलोगे कि उसके घर में वो लगा दो, उसकी जरूरत क्या है प्राथमिक, वो सोचना चाहिए लोगों को। तो चुने हुए जो लोग हैं वो चुने हुए लोग वो नहीं करते, सिर्फ पार्टी का ऊपर से जो सूचना आती है, सत्ता में जो लोग हैं उसकी सूचना आती है वही इंप्लीमेंट करते हैं, वो नहीं। गांव से जो लोग चुने हुए हैं वो उसने अपने गांव में क्या जरूरत है ऊपर तक बताना चाहिए और ऊपर वहां समीक्षा करके वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। जी मनीष जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो मानव विकास है उसकी परिभाषा स्पष्ट की गई है कि 3 चीजों में लोग आगे हैं तो मानव विकास बोला जाएगा। जैसे मेरे साथी दोस्त हैं भाजपा वाले, उन्होंने बताया कि भाई डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं बोलता हूं कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन क्या मानव विकास की बारे में भाजपा सीरियसली सोच रही है? आप जरा सोचिए, मानव विकास में सबसे पहला मुद्दा आता है स्वास्थ्य, दूसरा मुद्दा आता है शिक्षा और तीसरा मुद्दा आता है पर कैपिटा इनकम। अगर इसी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता गया तो मैं मानता हूं कि कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। आज एक सामान्य परिवार में 4 लोग रहते हैं, एक कमाने वाला होता है और वो 10 से 15 हजार में क्या गुजारा इस अहमदाबाद जैसे शहर में कर पाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।
और मेरे हिसाब से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है तो उसके साथ साथ मानव विकास पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट भी इतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं हुआ, जैसे आप यहाँ पे देखिए गुजरात में कुपोषण, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बच्चों में। तो आज ये सब चीजें, योजना बना के हम अच्छे नहीं बन जाते, योजना का इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, और इसके लिए एक नीयत चाहिए, जो नीयत मुझे आज नहीं दिख रही है। जी, क्या कहना है जो राजू जी? मनीष जी ने बताया स्वास्थ्य की चिंता की, मनीष जी को पता है कि कांग्रेस की सरकार थी तब गुजरात में मेडिकल कॉलेज कितनी थी? ओनली 9 कॉलेज थी, ओनली 9 कॉलेज थी, और आज 37 कॉलेज गुजरात में अवेलेबल है, और 900 सीटें थी, आज 6000 सीटें अवेलेबल है। गांव-गांव तक आज प्राथमिक आरोग्य केंद्र की सुविधा मिल रही है सबको। और जो गुजरात सरकार के केंद्र होंगे राजू जी, मेरी बात सुनिए, डॉक्टर्स हैं। जस्ट लिसन मी। जैसे कि गुजरात सरकार की माँ वात्सल्य कार्ड योजना है, उसके तहत 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये जो प्राइवेट में भी हॉस्पिटल में भी जो सारवार मिलती है, सरकारी हॉस्पिटल में सारवार मिलती है, और ये योजना का लाभ 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लिया है। जी, लेकिन कुपोषण का जहां तक मनीष जी ने ये मुद्दा उठाया है कुपोषण का, तो संजीवनी जो आपकी योजना आई थी वो तो कहीं नजर नहीं आई। मैडम वो नजर नहीं आई ऐसा नहीं है, आज जितना रेशियो था कुपोषण का और आज आप देखिए तो उसमें आपको फर्क सीधा नजर आएगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट करने की बात है तो मैं तो बोलूंगा मैंने किया है और ये लोग बोलेंगे नहीं किया है। हम लोग जो अच्छा करते हैं उसमें से ये लोग नेगेटिव पॉइंट निकाल के बोलते ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन अगले 17 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। आप भी तो वही करते थे, आप जब विपक्ष में थे। विपक्ष का काम क्या है कि कहां कमी रह गई, कहां कसर रह गई, हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन प्रजा की सेवा ज्यादा करते थे। ये आप वाले भाई साहब ने बोला कि हम ज्यादा नहीं करेंगे, तो कितनी करेंगे? उनका वो तोलमाप रखते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाते थे, और जो पब्लिक का जो इश्यू था वो हम लोग सरकार के सामने लाते थे, और उसके लिए कई सारे जेलवास भी हुए, कई सारे ये जो इमरजेंसी भी लगी थी उसके में हमारे नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने जेलवास किया हुआ है। जी, किशोर जी आपका क्या कहना है? यहाँ पर चर्चा हो रही थी मतलब प्राथमिक जो सुविधा है, जैसे कि अस्पताल हो गया, मतलब नहीं, सारवार केंद्र हो गया, शिक्षा हो गई। जलपा जी, ये मेन बात तो ये है कि मानो कि कांग्रेस ने तो जो कि भूतकाल में भूल किए या आप बोलते हैं कुछ ने गलत काम किए, इसलिए लोगों ने निकाल कर इसलिए भाजपा को बिठा दिया था कि भाई भाजपा जो पूरे कांग्रेस ने मिस्टेक की है उसको सुधार कर पब्लिक की लाइफ, जो आम पब्लिक की लाइफ होती है वो अच्छा कर दो। आम पब्लिक की लाइफ में क्या होता है जलपा जी, कि पीने का पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त आरोग्य की पूरी सहूलत, मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन, मुफ्त या कम कीमत में ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा 5 जो सोशल फैक्टर है उसमें कभी इसमें कोई गवर्नमेंट प्रॉफिट करी है नुकसान करी है वो नहीं देखना चाहिए। ऐसी एक पॉलिसी पहले से ही रही थी, इसलिए तो इंदिरा जी ने सब बैंकों का या सब का राष्ट्रीयकरण करके किया था। ये नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार ने 2014 में तो पहले वादे किए ही थे कि हम गरीबी हटाएंगे, ये करेंगे, बहुत वादे दिए थे, वो जाने दो। ये तो पूरे के पूरे इंडिया में सबसे ये घृणास्पद बोलूँ या मैं शर्म से झुक जाऊँ ऐसी बात जो किसी ने दाखिल की है गुजरात में, ये फिक्स पगार वाले के 3000 में प्राइवेट शिक्षिका और शिक्षकों की भर्ती, उसके बाद पुलिस की 3 से अभी 5 हुआ, अभी 10 हुआ। लेकिन पॉलिसी लेवल से इससे तो इतनी आर्थिक मानसिक शोषण हुआ है तो पूरे इंडिया में नहीं हुआ होगा। इतना खराब कार्य, सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान वाली बात हुई है गुजरात में तो ये फिक्स पगार वाली, उसके जो ऑफिसर्स ने सब ने जो गैर लाभ लिया है वो अलग बात है, लेकिन पूरे का पूरा मानव शोषण जो बोलते हैं आप, उसका नमूना जो गुजरात मॉडल जो बोलते हैं ना, उसने पूरे इंडिया में दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने तो उसको निकाल दिया कि भाई ये आप फिक्स पगार में नहीं रख सकते। फिर भी उस लोगों ने, ये भाजपा वाले ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अब 2-3 बरस से ये जितना लंबे वो अमल नहीं करना चाहिए इतना करने की एक सोची। अभी ये, अब मैं 8 बात कर दूँ कि ये 108 जो
लोगों के साथ जुड़ी हुई है इमरजेंसी सर्विस, उसमें वो जीविकों को दे दिया प्राइवेट को, इतना भ्रष्टाचार होता है। और एक अभी तो मुझे ये आश्चर्य, आपका रिजल्ट देख रहा था, सतलासण, महसाणा जिला का सतलासण गांव में भाजपा, ये जो 108 कर्मचारी सरकारी पगार लेता है, वो नरेंद्र सिंह चौहान करके कोई है, उसने इलेक्शन भाजपा का फॉर्म भरा इलेक्शन का। देखो जो मैं पगार लेता हूँ 108 में, मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, फिर भी वो खड़ा रहा भाजपा की हेल्प से। आज हार गए वो अलग बात है, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा 108 में भी पॉलिटिक्स और शोषण चला रहे हैं लोग, ये पूरे का पूरे कर्मचारियों में भी इतना शोषण चला रहे हैं। और पूरी के पूरी जो सिस्टम है, मैंने बोला ना कि आप बोलते हैं कि माँ कार्ड, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि माधव सिंह अमर सिंह चौधरी की सरकार में कोई भी सिंपल आदमी हॉस्पिटल में जाता था, पूरे का पूरी दवा ऑपरेशन सब करके वापस वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में था। ये अभी जो प्राइवेट में था। अगर जलपा जी प्राइवेट की बात कर रहे हो तो 15-15 लाख ये कोरोना में सबसे लूट लिया। और यही माँ कार्ड में क्यों ये कोरोना का, आज भी नितिन पटेल ने, मैंने जाहिर में पूछा, आपको शायद पता नहीं है, कोरोना के अंदर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त में सारवार की गई, 50,000 तक का इंजेक्शन भी सरकार ने मुहैया किया है। 10 लाख और सब मैंने आपको पता ही नहीं, किशोर जी आप बड़े विद्वान हैं और ऐसी बात सिर्फ आरोप लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन जो कोरोना कांड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो सेवा की है, पूरे वर्ल्ड में सराहनीय किया है। और जो प्राइवेट जितने भी प्राइवेट किशोर जी ये रख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हो, हॉस्पिटल थी, अगर चलो मान लेते हैं कि सरकार ने जनता के सुविधा के पैसे चुकाए, तो कितने पैसे चुकाए, कितने लोग वहां पर मतलब जो सारवार है यानी कि उन्होंने अपना उपचार करवाया, वो आंकड़े कहाँ है? नहीं, अरे बेसिक गए तो जनता के ही पैसे ना, सरकार कहाँ से लाएगी? जलपा जी वो बात अलग है, बेसिक जो उसका रेट या वो प्राइवेट का जो मानो उस समय मुझे बराबर है कि आप 10,000 रुपया सिंपल रूम, फिर आप वेंटिलेटर वाला रूम में जाओ तो रोज का 30,000 रुपया। ये सरकार ने मिली भगत, इसमें कहीं भाजपा वाले की भी हॉस्पिटल है, कहीं होटलों भी भाजपा वाले भागीदार है। और आम आदमी को तो कोरोना में मैं ऐसा बोलता हूँ, क्यों कोरोना का ये महावत्सल कार्ड में कोरोना का क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि सरकार जानती है तो सरकार को रियल में देना पड़ता है। ये तो वहाँ आपका 10-30,000 रुपया रूम का, वेंटिलेटर का वो जो है पैसा हो जाएगा। गरीब आदमी को तो कितनी हॉस्पिटल में कितने धक्के खाने पड़े एक हॉस्पिटल को एडमिट होने के लिए, वो सब जानते हैं। मेरा मुद्दा यही है कि आपने महावत्सल कार्ड निकाला, इसके बजाय आप बोलो कि पूरे का पूरी सरकारी हॉस्पिटल में पूरी फ्री सर्विस देंगे और ये इसको कंट्रोल करेंगे। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल को इतनी फैसिलिटी और मिली भगत से उसको सबसे पहले बड़ौदा में ये हुआ कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल को इतना रुपया का फीस कर दो। भाई किस बेस से कि रोजना 50,000 रुपये फीस कर दिया तो वो कहाँ जाएगा? किशोर जी मुद्दा को भटका रहे हैं। नहीं, माँ कार्ड और जो ये कोरोना, ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। आज भी एक और बात, अगर सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं किया, ऐसा आपको पता है? नहीं, सरकार के थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी के एडमिशन नहीं हुआ, ये आपको पता है? नहीं, मुझे बताइए, आपके हिसाब से सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो एडमिशन हुए थे वो सिर्फ प्राइवेट वालों ने किए। नहीं, सरकार ने कुछ नहीं किया। प्राइस क्या नक्की किया? प्राइस सरकार ने मुफ्त में दवा दी, सरकार ने मुफ्त में दवा दी है। 30,000 रुपए एक रूम का सरकार ने डिसाइड किया। सरकार ने मुफ्त में दवा दी है। ये मिली भगत की वजह से सरकार ने मुहैया कराया था आम जनता के लिए। राजू जी के सब जो अंकों की मायाजाल है, मैंने आपसे इतना पूछा कि वो रिपोर्ट, मैं ऐसा नहीं कह रही उस तरह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना महामारी में अगर नंबर 1 आना चाहिए तो गुजरात राज्य को ही मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने जो मतलब अदा तो सरकार को करनी पड़ी। चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में चलो मान लेते हैं कि जनता को 1 रुपया या 1 पैसा नहीं देना पड़ा, सरकार ने दिया, लेकिन सरकार के पास कहां से आया? जनता के टैक्स के पैसे से ही आई, सरकारी तिजोरी। वहां से जो कीमतें प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मतलब चुकाया गया है, लेकिन वो अंक कहां है कि कितने लोगों ने वहां पर उपचार करवाया था? मैडम, जो भी अपने जो सिटी है उस एरिया के अंदर और गांव से जो भी लोग आते थे, कम से कम जितने केस हुए उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। और जो रुपया मुहैया किया गया टैक्स के माध्यम से आया हुआ पैसा था, वो सरकार के पास कहाँ से आता है? जो टैक्स पेयर उसके पास से आता है। तो जो टैक्स पेयर है और जो जनता लाभ लेने वाली है, वो सरकार तो एक माध्यम है और वहाँ से पैसा डाइवर्ट होके जो सेवा में यूज़ होता है वही हुआ है।
और किशोर जी बता रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ऐसा बोल रहा हूं। 30,000 नहीं है, 50,000 लग गया। लेकिन नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, मैं वो किशोर जी से बोल रहा हूँ, ठीक है, और भी मुद्दे हैं किशोर जी डिस्कस से करने बोल के रहा लिए। हूँ। मैं आ जाती हूँ अनिल जी आपकी, और मैं आना चाहूंगी। यहाँ पे दो बातें हुई। एक तो फिक्स जो मतलब लोगों के वेतन होते हैं, पगार, सैलरी, उसको लेकर चर्चा हुई, और दूसरी चर्चा हुई कि कोरोना काल में सरकार ने क्या मतलब जनता के लिए किया। ये दोनों मुद्दे में आपका क्या अभिप्राय है? सरकार में जो फिक्स पगार का जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है, उससे माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ऐसा है कि अच्छे लोगों को भी ले सकते हैं इजीली और उसका अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका माइनस पॉइंट इतना हो गया बड़ा कि कोई किसी को भी ले लेते हैं। मान लो कि शिक्षा की बात की तो शिक्षा में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर लिया गया, तो टीचर, आप सोचो कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का क्वालिटी कैसा होगा, उसका स्टैंडर्ड कैसा होगा। आपको वो सोचना चाहिए कि अगर 5,000 या 10,000 फिक्स पगार में वो टीचर वो घर से आए जाए, कहाँ रहे, कैसे उसको पढ़ाने में कितना उसको इंटरेस्ट रहेगा, वो सोचना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई टीचर होता है तो टीचर को मान लो कॉन्ट्रैक्चुअल रख भी लिया, तो कम से कम उसको उनके ज़िले में या उसके नज़दीक के गांव में उसको जो पोस्टिंग दी जाती तो वो इंटरेस्ट से पढ़ा भी सके। क्योंकि मान लो कि अगर गांव में या गांव के आसपास में रखा जाए तो आसपास के लोग उसको पहचानते हैं, तो उसको इंटरेस्ट रहेगा कि चलो मैं गांव में पढ़ाऊँगा, वो पहचान वाले बच्चे हैं, उसको भावना से, समर्पण की भावना से भी वो इंटरेस्ट लेके पढ़ाएगा। लेकिन मान लो कि वो साउथ गुजरात में रहता है, उसको रख दिया सौराष्ट्र में, तो वो जाएगा कैसे? अगर उसको इतने दाम में, इतने छोटे फिक्स पगार में वो रहेगा कैसे? खाना है उसको कैसे खिलाएगा? वो खाएगा कि उसको आने जाने का खर्चा रहेगा। अगर एक मास में वो अगर खर्चे में ही पहुंच नहीं पाएगा तो वो कैसे पढ़ाएगा? उसका स्टैंडर्ड कैसा रहेगा? आप सोचो। तो एक कम से कम शिक्षा की एक व्यवस्था अच्छी सोचनी चाहिए सरकार को। अभी भी वक्त है, ये कोरोना का वक्त गया, अभी ऐसा सोचना चाहिए कि ये शिक्षा पद्धति कैसे अच्छी तरह की जाए। दूसरा, स्कूल जो बंद की, गांव की स्कूल बंद की, शहर की बंद की, वो तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया नज़दीक के स्कूल में, लेकिन जो गांव की स्कूल बंद हो गई उसमें कैसे वो लोग पढ़ पाते हैं? कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे? कम से कम गांव में होती है तो गांव में बच्चे जाते थे, अभी तो दूसरे गांव में जाना है तो उसके पास खाने का ठिकाना नहीं, तो वो पढ़ने कैसे जाएगा? तो जो अभी शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था में काफ़ी सुधार लाने की ज़रूरत है। सरकार को काफ़ी सोचने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसी तज्ञ की एक कमेटी बना के ये प्रश्न कैसे हल हो सके, ऐसा कुछ सोचना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ, अगर आपने स्कूलों बंद कर दी तो मान लो बंद कर दी, ठीक है, तो आपको ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे या तालुका प्लेस पे एक रेसिडेंशियल स्कूल्स शुरू करनी चाहिए। अगर गांव के बच्चे नहीं जा पाते, दूर पढ़ते हैं, नज़दीक में नहीं है स्कूल, तो उसको रेसिडेंशियल स्कूल बनानी चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था मैं तो मानता हूँ कि 12वीं तक हो सके तो 1 से 8 तो मिनिमम मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। तब भी मैं मानता हूं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी, क्योंकि पाया ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा, ये एक इम्पोर्टेंट बात जरूरी होता है कि नींव भी उतनी ही मजबूत हो। जी किशोर जी, मैं आपकी और भी आऊंगी। जब यहाँ पर शिक्षा की बात चल रही है तो आपसे मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो वो अपना दिल्ली मॉडल, जो वहाँ की जो स्कूल है, अस्पताल है, उसी का मॉडल लेकर गुजरात में आई थी और प्रचार भी उसी के ऊपर मतलब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने किया था। आपका क्या मानना है कि गुजरात में शिक्षा के लेवल की हम बात करें तो क्या सुधार की आवश्यकता है? देखो, मैंने आगे जो बात की वही है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। जैसे कि भाई ने बोला कि हर गांव में स्कूल्स हैं, लेकिन स्कूल्स के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज़, अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने 6000 स्कूल मर्ज करने के नाम पे बंद कर दिए। तो आज मेरा ही गाँव है जहाँ पे 400 लोग रहते हैं, वहाँ पे बच्चे भी हैं,
स्कूल भी है, लेकिन वो मर्ज हो गया। अभी वो बच्चे को पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अभी आप सोच सकते हैं कि जिसके माँ बाप दिहाड़ी पे जाते हैं वो बच्चों को स्कूल छोड़ने या लेने जाएंगे, और ऐसी चीज़ें होती है तो तब हमें लगता है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो रियल डेवलपमेंट नहीं है। रियल डेवलपमेंट माने क्या, जैसे अपने शरीर का हर एक अंग, शरीर जब बड़ा होता है तो हर एक अंग बड़ा होना चाहिए। अगर कोई अंग बड़ा नहीं हुआ तो हम उसे एक ऐसी सिचुएशन बोलते हैं जो डेवलपमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज वो बड़ी चिंता का विषय है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने यही मुद्दों पे हमारा जो प्रचार भी है उसमें यही मुद्दे हमने रखे थे कि सबसे पहली बात है शिक्षा, स्वास्थ्य और सिटीजन सर्विसेज। सिटीजन सर्विसेज भी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आज जैसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन आप सोचिए कि आज कोई भी कॉमन मैन जो आम आदमी है उससे आप पूछिए कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में बिना पैसे दिए काम हो सकता है क्या? तो ये सारे चीज है जो आम आदमी पार्टी उसका मुद्दा रहेगा, और हमेशा जब भी लोगों के सामने हम जाएंगे तो यही मुद्दा उठाएंगे। जी राजू जी, आपका क्या कहना है? यहाँ पर शिक्षा की भी बात हुई, ये भी बात हुई कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट स्कूल थी वो बंद कर दी गई है मर्ज करने के नाम पर। और जहाँ तक पीपीपी मॉडल का मतलब सवाल है, वहाँ तक तो ऐसा है कि फीस पेरेंट्स भर पाएंगे। चलो शहरी इलाकों को हम भूल भी जाए, ग्रामीण इलाके का क्या? अहमदाबाद में 44 स्कूल बंद हो गई है कॉरपोरेशन की, अहमदाबाद में भी। जो गांव के अंदर जो ज्ञान कुंज प्रोजेक्ट के अंदर जो स्कूल की शिक्षा दी जा रही है वो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, और गांव छोटे से गांव तक हमारे जून महीने के अंदर प्रवेशाला गुणोत्सव होता है। उसमें लोग शिक्षक वहां के जाते हैं और एडमिशन के लिए बच्चे के माँ बाप को कन्विंस करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त हो। और जो साक्षरता का जो पहले का रेट था और अभी का रेट है उसमें आप डिफरेंस काफ़ी है, देख सकते हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जैसे बच्चों को दाखिला दिलवा भी दे पेरेंट्स, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दाखिला तो दिलवा दिया, लेकिन फिर बाद में पढ़ाई का जो खर्चा है या बोझ है वो हर एक सरकारी स्कूल में माँ बाप नहीं उठा सकते। हर एक सरकारी स्कूल के अंदर जो पढ़ाई का खर्चा है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कहीं पे 1 रुपया की भी उनको फीस नहीं भरनी होती है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, अगर प्राइवेट में भी लेता है और बच्चा ब्रिलियंट है तो उसे स्कॉलरशिप की सुविधा दी जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये आप जो बता रहे हैं वो सही में देखने को मिलता है? अगर मैं जैसे कि अभी हमारा फोकस ग्रामीण इलाका है, ठीक है, जब जिला पंचायत और तहसील पंचायत की बात चल रही है, नगर निगम की अभी गिनती देखी गई कि कितनी हजारों की मात्रा में स्कूलें बंद करवा दी। और आप जब कोरोना काल की और ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सिचुएशन तो ये थी कि कोई शहर भी है, वहाँ के बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में कहीं ना कहीं मतलब विफल रहे, क्योंकि वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। कहीं पे इंटरनेट की प्रॉब्लम्स होती है, कहीं पे ऐसा होता है कि घर में अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बच्चे 4 है, लेकिन जो मोबाइल है उसकी संख्या 2 है, यानी कौन सा बच्चा पढ़े कौन सा ना पढ़े। और कई बार अगर आप सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण इलाके में तो अध्यापक ही नहीं होते, पढ़ाएगा कौन? जी राजू जी, जैसे आपने बोला कि गांव में शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो ये बात का तो मैं पूरा संपूर्ण खंडन करता हूँ कि गांव तक शिक्षा पहुंची है और डिजिटलाइजेशन हुआ है। हर एक स्कूल के अंदर डिजिटलाइजेशन हुआ है। और जो आपने बताया था कि उनको खाने पीने का क्या, तो जो सरकार की मध्याह्न भोजन योजना चल रही है उसके हिसाब से बढ़िया खाना भी बच्चे को दे जा रहा है। और अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो कहीं भी जाके पढ़ सकता है। लेकिन गांव में पूरे स्कूल का जो आधुनिकीकरण किया गया है वो हमारी सरकार ने किया ही हुआ है। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना ही है कि नहीं किया है तो मैं तो वही बोलूँगा कि नहीं किया है। नहीं करने का सवाल नहीं, सवाल ये है कि कहाँ कमी रही। आप शासन में बैठे हो तो प्रश्न तो आपको ही आएंगे और तीखे ही आएंगे। राजू जी, किशोर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो मध्याह्न मतलब भोजन है वो दिखाया गया है, आप शायद ये 2-3 बातें अभी मनीष जी ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 40% गाँव में तो एक रूम भी नहीं है, और ऐसा रूम है जो टूट जाता है। और दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है, टूट जाता नहीं, टूट गया है। हाँ, खंडर है। इतनी स्कूलें मैंने देखी है जिले में, खंडर है। और दूसरी बात अभी ये डिजिटल, मैं आगे बोलूँ उसके पहले ये राजू सर ने बोला भाजपा के डिजिटलाइजेशन,
मैं 10 बरस से ज्ञानपूर्ण प्रोजेक्ट में कितना भ्रष्टाचार हो उससे मैंने 3 हफ्ता रिकॉर्ड में लिखा था। लेकिन दूसरी बात ये, इसके बाद में आऊँगा, डिजिटलाइजेशन में क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड करते हैं। देखो स्कूल में आज जितनी भी स्कूल है गुजरात में, जितनी मानो, तो उतनी में से 40% में भी ये नहीं हुआ। और जहाँ हुआ है, मैं आपको एग्जांपल दूँ, सुरेंद्रनगर, दाहोद, साबरकांठा और अहमदाबाद के जो जिला पंचायतों के अंदर ये डिजिटलाइजेशन का स्कूल का जो टेंडर बाहर पड़ता है ना, मैं रेकॉर्ड और पुरावा के साथ बोलता हूँ कि बाजार में जो कीमत 2 लाख में मिलते थे वो 5 लाख रुपये में वहाँ का डीडीओ और प्राथमिक जिला से मिलकर ये गोलमाल कर रहे थे। उसमें जो पब्लिक में और टीवी में जिसका अहवाल आया इतने डिस्ट्रिक्ट का, ये साबरकांठा था, उसका सबका टेंडर रद्द कर दिया। आज वहाँ के जिले की एक भी स्कूल में ये इसलिए नहीं हो रहा कि भ्रष्टाचार की वजह से ये हो रहा है, सिस्टम ही। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरी सिस्टम सरकार सुधार नहीं कर रही है। जैसे कि आपने बोला शिक्षण का, आप ऑल इंडिया रैंक देखें तो हमारा 9 का 10 नंबर क्यों आ रहा है, एक। और दूसरा, आप हर वक्त जब बजट आता है तो उसमें एक बजट की एक होती है, खूबी होती है। मानो कि बजट में एजुकेशन में आप एक 10,000 5,000 करोड़ दिखा दिया आपने, तो लोगों को लगा ओ 5,000 करोड़। लेकिन उसमें जब आप देखते हैं ना, उसमें पार्ट पाड़ते हैं, ये अनिल भाई भी जानते हैं कि भाई पगार का 7वां पगार पद का कितना, तो क्या इतना रुपया। अभी आप बोलेंगे कि भाई ये और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का कितना, तो लास्ट में जब एजुकेशन का आता है तो वो तो इतना कम हो जाता है कि ये एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, आज तक बोला स्कूल हमने करी, 15 स्कूल भारत सरकार की ग्रांट और पीपी की जॉइंट पीपी मॉडल पर मिलिट्री स्कूल की बात हुई थी। अभी 3 बरस से वो मिलिट्री स्कूल ने पीपी जो प्राइवेट लोग है उसने पैसा भी डाल दिया है, गुजरात सरकार को दे दिया है। लेकिन ये गुजरात सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट आज तक एक भी मिलिट्री स्कूल शुरू नहीं कर सके। और कम नशे की बाबत ये है कि भाजपा का शंकर चौधरी के गाँव पालनपुर में जो मिलिट्री स्कूल जिसने पब्लिक के साथ मिलकर की है, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ। ये भ्रष्टाचार मैं नहीं कह रहा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट गुजरात की टीम गई थी और टीम ने रिपोर्ट दिया कि ये शंकर चौधरी जो स्कूल का मैनेजिंग ट्रस्टी है मिलिट्री स्कूल वाला, उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम कैसे उसको ग्रांट दे। आज तक वो झगड़ा हो रहा है, वो अधिकारी की भी ट्रांसफ़र कर दी। ये आप बोलते हैं ना कि सरकारी मशीनरी का कितना गैरउपयोग हो रहा है। अभी ये पूरे का पूरा जिला पंचायत का मैं इतना चौकस कहता हूँ कि कांग्रेस तो डफोड़ है ही, लेकिन इसकी वजह से वो नहीं आ रही है। ये डीडीओ जो होते हैं पूरे के पूरे 31, वो पूरे का पूरा सरकारी बाबू ये इनडायरेक्टली जो जिला पंचायत है उसमें काम नहीं करने की वजह से अभी लोग लोग को कंफर्टेबल नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा बहुत काम तो ये जो कांग्रेस हार गई उसका कारण ये भी है कि पूरे का पूरा सरकारीकरण जिला पंचायत का हो गया है। गांधी जी की जो बात थी कि छोटे के छोटे आदमी का काम जिला पंचायत वाला करे, वो तो रहा ही नहीं। वो सरकारी डीडीओ जो बोलते हैं वही पंचायत को, अगर नहीं बोलते तो डीडीओ बोलते जाओ कोर्ट में, तो 10 बरस तक कोर्ट में जाएंगे। ये पूरी सिस्टम सेंट्रलाइज करके ऐसा हो गया है कि एक ही आदमी चला सकता है ये पंचायत का जो भी है। और दूसरा, मानो कि ये आप वाले तो ठीक है अभी नए नए तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन कांग्रेस आती तो अभी भाजपा को कोई तकलीफ ही नहीं थी, हो तो उसमें से उसको खरीद कर ले आते। तो काहे कांग्रेस वाले इलेक्शन लड़े न लड़े, उसका गुजरात में अभी सिस्टम ऐसी बना दी है कि कोई मतलब ही नहीं रहा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काम करो न करो, आप मोदी के नाम से इलेक्शन जीतने वाले तो मैं क्यों काम करूंगा। ये पूरी नई डेंजरस सिस्टम है। इलेक्शन तो होते हैं, प्रत्याशी जीत भी जाते हैं, लेकिन बाद में जनता के क्या काम होते हैं वो भी इतने ही मायने रखते हैं। अभी वक्त हो चला है एक विराम का। हम विराम के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि जनता को इस चुनाव के बाद सही में क्या मिलेगा। लेते हैं विराम। Australian Premium Soap. As most of us don't